जय क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आज आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स जिसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। हमें गर्व है कि हम ऐसे लोकतांत्रिक देश के वासी है जो विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारा संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा संविधान है। हमारे संविधान निर्माताओं को इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि हमारी जनता के अधिकारों के लिए कुछ मौलिक अधिकार होना चाहिए, जिसे संविधान में इसकी व्यवस्था की गई। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। संविधान के भाग 3 में किए गए हैं और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ये मौलिक अधिकार कहाँ से आए और कैसे लिए गए, जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। सर्वप्रथम अपने संविधान में मौलिक अधिकार लागू करने वाला देश अमेरिका था, जो विश्व में सबसे पहले अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया। उसके बाद आयरलैंड, रूस इत्यादि देश आते हैं। 1928 ईस्वी में नेहरू कमेटी, सबसे पहले 1928 ईस्वी में नेहरू कमेटी ने मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव लाया और जब हमारा देश आजाद हुआ और संविधान निर्माण की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो हमारे निर्माताओं को इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार की व्यवस्था होनी चाहिए, तो उन्होंने नेहरू कमेटी के आधार पर मौलिक अधिकार को सम्मिलित किया। अब जानते हैं कि मौलिक अधिकारों में कौन कौन से अधिकार सम्मिलित हैं। हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार सम्मिलित थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और वो एक कानूनी या विधिक अधिकार रह गया है। वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का जो अधिकार है वो 14 से लेकर के 18, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 है और सांस्कृतिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। अब हम जानते हैं कि समानता के अधिकार के अंतर्गत हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। और समानता के अधिकार में जो पहले हमारे अधिकार प्राप्त है वो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून या विधि के समक्ष समानता है। यानी कानून या विधि के समक्ष भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। उसमें हम जाति, धर्म, लिंग या अमीर गरीब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 15 में वर्णित है वंश, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान। यानी किसी विशेष वंश या धर्म या जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के अधिकारों को से वंचित नहीं किया जा सकता है। उसमें कोई भेदभाव नहीं बरता जा सकता है। अनुच्छेद 16 में है अवसर या पद। यानी किसी भी सरकारी नौकरी या पद प्राप्त करने में सभी को समान अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता। अनुच्छेद 17 के द्वारा हमारे संविधान में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अस्पृश्यता एक अपराध
माना जाता है। अब कोई भी छुआछूत की भाव नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में अभी भी कई भागों में यह छुआछूत या अस्पृश्यता की भावना पाई जाती है। इसे मिटाने के लिए हमारे कई विद्वानों ने, जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और महात्मा गांधी ने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया अस्पृश्यता को मिटाने के लिए। महात्मा गांधी की अतीव इच्छा थी कि भारत से अस्पृश्यता मिट जाए, लेकिन दुख की बात है कि अभी भी पूर्णतः नहीं मिट पाया है। अनुच्छेद 18 में पदवी या उपाधि को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश पीरियड में जो जमींदार लोग थे या जो रैयत लोग थे या जो छोटे छोटे जो रजवाड़े थे, वे जो अच्छे काम करते थे या जो अंग्रेजों के विश्वसनीय थे, उन्हें अंग्रेजों द्वारा कुछ पदवी या उपाधि प्रदान की जाती थी, जैसे सर, नाइट, नाइटहुड, राय बहादुर, खान बहादुर इत्यादि। अब इन उपाधियों को अनुच्छेद 18 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण और वीरता के लिए महावीर चक्र, वीर चक्र और खेल के लिए खेल रत्न पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार इत्यादि की व्यवस्था की गई है। दूसरा है अब स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता के अधिकार में जो अनुच्छेद 19 से लेकर 19-22 तक इसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 19 में 19A, B, C, D, E, F, G इतने सारे हैं 19 में। इसमें बहुत सारी जो है भूल हो जाती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 19A में है आपको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आप अपने विचार और अभिव्यक्ति प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप शांतिपूर्ण ढंग से अपना विचार और अभिव्यक्ति रख सकते हैं। 19A के तहत ही आपको प्रेस भी आता है, यानी प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता भी 19A के तहत ही आते हैं। 19A के तहत ही है आपको RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है। RTI 2005, जो 2005 में RTI जो एक्ट जो लागू हुआ, सूचना का अधिकार अधिनियम, वो 19A के तहत ही आता है। और एक और महत्वपूर्ण चीज है झंडा, यानी कि 2000, ये है आपको 2004 में, यानी भारत के समस्त नागरिकों को बिना भेदभाव को कोई भी व्यक्ति अब 2004 में यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वो झंडा फहरा सकता है वो अपने घरों पर। 19B कहता है हथियार, यानी आप कहीं भी सभा का आयोजन कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन निशस्त्र, आपके पास हथियार नहीं होना चाहिए, या सभा में भाग लेने वाले लोगों के पास हथियार नहीं होना चाहिए, उन्हें निशस्त्र होना चाहिए। सभा का आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। इसमें अपवाद में सिख समुदाय के लोग हैं, वे लोग अपने साथ कृपाण तलवार रख सकते हैं। 19C कहता है संगठन या संघ, यानी कि आप किसी भी संघ या संगठन का निर्माण कर सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र हैं, उसका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। 19D यानी कि डिस्टेंस, दूरी तय करना, भ्रमण, यानी कि भारत के किसी भी कोने में चारों दिशाओं में कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको आवागमन की पूरी आजादी है, भ्रमण करने की आपको पूरी छूट है। 19E अनुच्छेद 19E आपको निवास की स्वतंत्रता देता है, आप देश के किसी भी कोने में जाके बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। अनुच्छेद 19F जो संपत्ति का अधिकार देता है, जो अब नहीं है, ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे मात्र विधि का अधिकार दे दिया गया है और इसे 301 के अंतर्गत रखा गया है। संपत्ति का अधिकार और मात्र विधि का अधिकार है, वो यहाँ से हटा दिया गया है। और 19G पेशा और व्यापार, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का, अपनी इच्छा के अनुसार पेशा करने, व्यापार चुनने या नौकरी करने का पूर्णतः अधिकार है, वो किसी के दबाव में नहीं आ सकता है। अब है 20 अनुच्छेद 20 हमें अपराध के प्रति सुरक्षा प्रदान
करता है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है, या अपराधी को अपने अपराध के पक्ष में गवाह देने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता है, या एक अपराध के लिए जो निश्चित दंड है उस दंड से अधिक किसी को दंडित नहीं किया जा सकता है। 21 अनुच्छेद 21 से सबसे महत्वपूर्ण है, ये हमें जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, जीवन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है। 1975-77 में जब आपातकाल लागू हुआ था तो उस समय देश को बहुत सारी शक्तियां प्रदान हो गई थी, मिल गई थी उसके हाथों में कि जनता के अधिकार शिथिल कर दी गई थी। उसके बाद 1976 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस बात को निश्चित किया गया कि ये अनुच्छेद 21 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है आपातकाल की स्थिति में भी। बाकी जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो बाकी जो अधिकार प्राप्त है, देश में आपातकाल लागू होते ही अनुच्छेद 21 स्वतः शिथिल हो जाता है। लेकिन अनुच्छेद 21 ही एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो किसी भी परिस्थिति में शिथिल नहीं होता है। अनुच्छेद 22 जबरन गिरफ्तारी या नजरबंदी के विरुद्ध हमें सुरक्षा प्रदान करता है। किसी को जबरदस्ती गिरफ्तार या नजरबंद नहीं किया जा सकता है। उसको बिना कारण बताए हुए किसी को गिरफ्तार या नजरबंद नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति अपने मन मुताबिक वकील को रखकर अपना पक्ष रख सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष 24 घंटे का अंतर प्रस्तुत करना होता है। अब है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक इसका वर्णन किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 कहता है मानव व्यापार, बेगार और श्रम, यानी मानव व्यापार यानी कि देह व्यापार। भारत में देह का व्यापार या वेश्यावृत्ति प्रतिबंधित है। बेगार या श्रम यानी किसी से आप बिना वेतन दिए हुए या बिना मजदूरी दिए हुए, बिना मेहनताना दिए हुए आपसे काम नहीं ले सकते हैं। अनुच्छेद 24 ये बाल श्रम पे प्रतिबंध लगाता है, यानी कि इसके तहत ये उपबंध किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों से किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं लिया जा सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस अनुच्छेद के बावजूद भी बड़े बड़े घरानों या अमीर लोगों के द्वारा या बड़े बड़े होटलों में छोटे छोटे बच्चों से बर्तन मांजने का काम लिया जाता है, क्योंकि वो फैक्ट्री के अंतर्गत नहीं जाते हैं। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। भारत एक ऐसा राज्य है जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। यहाँ का प्रत्येक नागरिक अपनी अंतरात्मा से अपनी इच्छा के अनुसार अपना धर्म स्वीकार कर सकता है बिना किसी दूसरे के धर्म में दखल दिए हुए। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक संस्था, कोई भी धर्म, किसी भी धर्म के लोग अपने धर्म की पोषण के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए धार्मिक संस्था का स्थापना और उसका संचालन कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 धार्मिक कर, कोई भी व्यक्ति किसी से जबरन धार्मिक कर वसूल नहीं कर सकता है जिसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक अदायगी के लिए हो। अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक शिक्षा, ऐसे संस्थान जिसमें सरकार अनुदान देती हो या सरकार द्वारा अनुदानित हो, वहाँ किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है, वहाँ धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं किया जाएगा। परंतु वैसे संस्थान जिसमें सरकार का कोई अनुदान नहीं है, कोई सहयोग नहीं है, वे धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकती है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक किया गया है।
अनुच्छेद 29 में भाषा, लिपि और संस्कृति। भारतीय क्षेत्र में रहे निवास कर रहे कोई भी लोग जो अल्पसंख्यक हो वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। इसके उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त है, कोई उसमें दखल नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान। अनुच्छेद 30 के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ये अधिकार प्रदान किया गया है कि वे अपना शैक्षिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, उसका संचालन कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसे भारतीय संविधान की आत्मा मानते हैं। अनुच्छेद 32 को कई बार ये सवाल आता है कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा माना है, तो हम कहेंगे कि अनुच्छेद 32 को, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है। संवैधानिक उपचारों में 5 प्रकार के रिट अधिकार दिए गए हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा अधिकार परीक्षा और 5वां उत्प्रेषण। अब जानते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक ऐसा आदेश है जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है और न्यायालय इस बात का परीक्षण करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी गैर कानूनी है या सही। यदि न्यायालय के परीक्षण में यह साबित होता है कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है तो न्यायालय उस व्यक्ति को मुक्त करने का आदेश दे सकता है। इसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। हमें परमादेश, यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि कोई सार्वजनिक पदधारक व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है कि जिससे दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है, दूसरे के अधिकारों का मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो परमादेश जारी कर सकता है। प्रतिषेध, उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ निचली अदालतों को यह आदेश दे सकता है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की केसों की सुनवाई नहीं करे, जिसे हम प्रतिषेध कहते हैं। अधिकार परीक्षा, न्यायालय को यदि लगे कि कोई ऐसा व्यक्ति ऐसे पद पर आसीन है या ऐसा कार्य कर रहा है जिसके लिए वो कानूनी रूप से अधिकृत नहीं है, तो न्यायालय उसे अपने पद से हटने और ऐसा कार्य नहीं करने का आदेश जारी कर सकता है, जिसे अधिकार परीक्षण कहते हैं। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण के अंतर्गत निचली अदालतें अपने यहाँ लंबित मामले को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में उसकी त्वरित सुनवाई या सही ढंग से सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर सकती है, जिसे हम उत्प्रेषण कहते हैं। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय चाहे तो वो आदेश जारी करके भी निचली अदालतों से ऐसे मामलों को अपने यहाँ मंगवा सकती है या उससे संबंधित अभिलेख को मंगवा सकती है। तो मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे अनुच्छेद 352 यानी आपातकाल के तहत आपातकाल में मौलिक अधिकार शिथिल हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 21 कभी भी शिथिल नहीं होता है। किसी भी परिस्थिति में भारतीय नागरिक को जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है वो प्राप्त रहती है, इसे कोई नहीं भंग सकता है। 1975-77 के दौरान जब देश में जब आपातकाल लागू हुआ था तो उस समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि लोगों के जीवन में बहुत सारा हस्तक्षेप उत्पन्न हुआ था और उसके पश्चात 1976 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस बात की गारंटी दी गई कि अनुच्छेद 21 में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। पहले सुप्रीम कोर्ट ये कहता था कि मौलिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप
नहीं कर सकता है, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये बात गोलकनाथ के केस में कही गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने ही फैसले को बदलते हुए केशवानंद भारती केस में अपने फैसले को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों में भी संसद को संशोधन करने का अधिकार है, जिसके फलस्वरूप 1976 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 की गारंटी की गई। एक और महत्वपूर्ण बात, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट जो है, ये भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसे, यानी कि अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा शब्द आया कहाँ से? इसे सबसे पहले इंग्लैंड के सम्राट ने अपने नागरिकों को अधिकार दिया और उस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इसलिए किसी भी अधिकार संबंधित कोई अगर पत्र है, तो जैसे मौलिक अधिकार है, ये भारतीय नागरिकों का अधिकार पत्र है, इसलिए हम लोग इसे मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी।